हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की जो सोशल साइंस की बुक है हमारे अतीत, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चैप्टर के हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि कैसे, कहाँ से, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रसीदा नाम की लड़की है जो अखबार पढ़ रही है। अचानक से उसके दिमाग में एक बात आती है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। हम कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। तो चलो पता लगाते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा। कैसे, हम किन चीजों से पता लगाते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति याद हो, मतलब उसे याद हो कि पिछले साल क्या क्या घटनाएं हुई थी। जैसे मान लो कि कहीं 2 साल पहले क्या हुआ था, कोरोना जो है वह फैल गया था। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जान सकते हैं। अतीत, जिसे कि हम इतिहास कहते हैं, इसके बारे में अगर हमें जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक होता है शिकारी, पशुपालकों जो पशु पालते हैं, कृषक, शासक, राजा महाराजा, व्यापारी, पुरोहित जो पंडित होते थे, शिक्षा लेन देन और लेखन का काम करते थे, शिल्पकार जो मूर्तियां बर्तन बनाने का काम करते हैं उसको शिल्पकार कहते हैं, कलाकार, संगीतकार, और या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में अगर हमें जानकारी हासिल करनी है तो हम कैसे करते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते कि उस समय बच्चे कौन कौन से खिलौनों से खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे, या फिर वो कौन कौन से गीत गाते थे। ये सब हम उनके बारे में जान सकते हैं। तो पहला हमारा जो मेन चैप्टर यहाँ से शुरू होता है कि लोग रहते कहाँ थे। फर्स्ट मानचित्र में नर्मदा नदी के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे कई लाख वर्ष पहले, आज से कई लाख वर्ष पहले आदि मानव जो है वो आज से 20 लाख पहले जो है आदि मानव जमीन पर रहता था। तो कई लाख साल पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। हमारे भारत में जो आदि मानव के जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं वो नर्मदा नदी के आसपास ही मिले हैं, जो लगभग 1.5 से 2 लाख पुराने हैं। इससे ज्यादा पुराने साक्ष्य हमारे देश में आदि मानव के नहीं मिले हैं। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, मतलब जो सामान को, भोजन को, इन सब चीजों को इकट्ठा करता। संग्राहक मतलब चीजों को इकट्ठा करने वाला। तो कुछ लोग बहुत अच्छे कुशल संग्राहक थे। अब कुशल संग्राहक के लिए आप कहोगे कि इकट्ठा करने के लिए क्या जरूरत है। जो पेड़ पौधे हैं उनमें कौन सी चीज खाने के लिए है, कौन सी चीज जहरीली है, इन सब का भी तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित हो, जिसको पता हो कि ये पेड़ किस चीज का है, किस चीज का नहीं है। ऐसे नहीं हम किसी भी चीज को उठा लेंगे। जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां होती हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी होती है और नुकसानदायक भी होती है। अपने भोजन के लिए वे क्या क्या लेते थे, जड़, फल या जंगल के कोई भी उत्पाद, उनका संग्रह करते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए पहले हम मैप को देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा जो है हमारा उत्तर पश्चिम कहलाता है और इधर वाला हिस्सा हमारा उत्तर पूर्व कहलाता है। ऊपर इधर उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है। तो ये हमारा जो है उत्तर पश्चिम दिशा है। तो आप इसमें से देख सकते हैं ये हमारी सुलेमान की पहाड़ी है और ये हमारी किरथर की पहाड़ी है, जो आज के समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। पर जब हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय ये हमारे देश में ही थी। तो आप उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को देख सकते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग आज से 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल को उपजाना आरंभ किया था। ये वाला क्वेश्चन जो है कि इंसान ने सबसे पहले गेहूं उपजाई या जौ उपजाई, ये बड़ा ही जो है एक डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, जिसका एग्जैक्ट आंसर किसी को नहीं पता कि सबसे पहले गेहूं को उपजाया या जौ को उपजाया। तो इस तरह का क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में आता है तो या तो आपको गेहूं ही दिया होगा या जौ दी होगी, दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे। ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, उत्तर पश्चिम की ओर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हैं। सबसे पहले इंसान ने जो फसल उगाई वो कौन सी थी, गेहूं या जौ, और आज से कितने साल पहले, आज से 8,000 साल पहले।
उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। स्टार्टिंग में तो गांव ही थे, शहर थोड़ी बन गए थे। उत्तर पूर्व में, अब हम उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को देखते हैं। उत्तर पूर्व में पहाड़ी है गारो, गारो खासी पहाड़ियां हैं। गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, मैं आपको दिखा देती हूँ। उत्तर पूर्व में इधर ये गारो की पहाड़ियां हैं और मध्य भारत में नर्मदा नदी के पास ये विंध्याचल पर्वत है। तो उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां और मध्य भारत में विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। यहाँ पे इंसान ने सबसे पहले चावल उपजाया था। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया था, और गारो और विंध्याचल की पहाड़ियों में सबसे पहले चावल की खेती शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदी का पता लगाइए। देखिए, ये हमारी सिंधु नदी है, ये वाली। ऐसे मोस्टली इसका 80% पार्ट जो है वो पाकिस्तान में बहता है और लास्ट में यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है। और एक सिंधु नदी का ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है, तिब्बत के पास, और यहां से ये भारत में एंटर करते हुए जाती है। यहाँ पर इसकी जो है सहायक नदियां दी हुई हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास। ये 5 इसकी सहायक नदियां हैं जिनको हम JCRBS, अगर एक ट्रिक हम याद कर ले JCRBS तो हमें याद हो जाएंगी। J से झेलम, C से चिनाब, R से रावी, S से सतलुज और B से व्यास। नेक्स्ट है, सहायक नदियां किसे कहते हैं? सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में जाकर अगर कोई नदी मिल जाती है तो उसको हम सहायक नदी कहते हैं। आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के आसपास आरंभिक नगर फले फूले। सबसे पहले जो शहरीकरण की शुरुआत हुई थी वो भारत में आज से 4700 साल पहले हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? सिंधु नदी के तट के आसपास। और जो गंगा नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, इनके किनारों पर जो नगरों की शुरुआत हुई थी वो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन नदी जो है वो बिहार में पड़ती है। गंगा और इसकी सहायक सोन नदी का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास सबसे प्राचीन काल में मगध जो है उस समय का बहुत ही फेमस साम्राज्य रहा, जो आज का बिहार है। यहाँ पर मगध राज्य की स्थापना हुई। यहाँ के शासक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा राज्य स्थापित किया। सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो मगध साम्राज्य था। आप मानचित्र में देख सकते हैं, ये यहाँ से ये हमारी गंगा नदी है, ये ऐसे जाते हुए लास्ट में बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये हमारी सोन नदी है जो यहाँ पे आके मिलती है। ये जिस जगह पर मिल रही है यहाँ पे हमारा मगध साम्राज्य और बिहार, आज का बिहार राज्य है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब हम जानेंगे कि उस समय भी लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक घूमते रहते थे, यात्राएं करते रहते थे। क्यों करते रहते हैं? कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां, समुद्र, इन सब के कारण यात्राएं बहुत जोखिम भरी होती थी, क्योंकि उस टाइम इतनी डेवलपमेंट तो थी नहीं कि उनके पास हर चीज के साधन है। कुछ ही घंटों में वे कहीं से कहीं जा सकते हैं। सालों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, लेकिन फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे। क्यों करते थे? फिर भी ये यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थी। लोग करते थे यात्राएं, किस किस लिए करते थे? पहला, लोग काम की तलाश में, या फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे मान लो कहीं पे सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, तो ले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त कुछ जो लोग जो व्यापार का काम करते थे वो व्यापार में एक वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचते थे। और जो धार्मिक गुरु होते थे वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ताकि उनको नई नई जगह और नई नई चीजों को जानने का अवसर मिल सके। अब इधर ये साइड में जो आपको दिया है इसको देखते हैं। ये हमें दिया है दक्षिण एशिया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या कि यहाँ से आपको 4 देश दे दिए जाएंगे और एक पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा देश जो है वो दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? आधुनिक भारत, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। इसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार, ये सब भारत के जो पड़ोसी देश हैं। ये दक्षिण एशिया एक तरीके से एक महाद्वीप से छोटा एक महाद्वीप ही कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से जो है दक्षिण एशिया के हिस्से में ये सब देश हमारे आते हैं। लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर समुद्र है, रेगिस्तान भी है, मैदानी एरिया भी है, पठार भी है। सारे जितने भी मतलब जो मैदान भूमि के जो टाइप्स होते हैं वो सब हमारे देश में अवेलेबल है। इसलिए इसको जो है एक छोटा उपमहाद्वीप हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? पहले तो हमें समझ में आ गया, लोग धर्म का प्रचार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, कुछ लोग यात्राएं करने के लिए, कुछ लोग प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ काम की तलाश में इधर से उधर जाते थे। आज भी लोग यात्राएं करते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए। पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर पूरा हमारा हिमालय पर्वत है, इधर से हिमालय पर्वत ने कवर कर रखा है, इधर से अरब सागर ने भारत की सीमा बना रखी है, इधर से बंगाल की खाड़ी ने बना रखी है, इधर हमारा रेगिस्तानी एरिया है राजस्थान की तरफ से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उपमहाद्वीप के चारों ओर पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र ने एक प्राकृतिक सीमा बना रखी है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान काम तो था नहीं। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और समुद्र की गहराइयों को पार करके लाखों करोड़ों साल पहले भी हमारे उपमहाद्वीप में आते रहे और यहाँ से जाते भी रहे। जिस तरीके से लोग यहाँ पे आते थे, अपने साथ कुछ नई रीति रिवाज संस्कृतियां लेकर आते थे और यहाँ से जो जाते थे वो कहीं और पर लेकर जाते थे। तो इस तरीके से भारत जो है सांस्कृतिक परंपराओं में बहुत ही समृद्ध देश बन गया। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जाति, धर्म, भाषा, लिंग, पहनावा, खान पान की बहुत ही विविधता हमारे देश में देखी जा सकती है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा है, या इससे पहले इसको क्या कहा जाता था। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द कैसे बना है? इंडिया शब्द जो है वो इंडस शब्द से निकला है, जो कि हमारी सिंधु नदी है। सिंधु को इंग्लिश में इंडस रिवर कहा जाता है। तो सिंधु नदी से निकला है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो मानव था वो सिंधु नदी के आसपास जो है रहता था। एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ, आप पता कर सकते हैं ईरान देश कहाँ पे है, यूनान देश कहाँ पे है। आज से लगभग 2500 साल पहले ये उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी थे, इन्होंने भारत को हिंदोस कहा था, और जो यूनानी थे इन्होंने भारत को इंदोस कहा था। और ये किसके लिए प्रयोग किया था? इंडस रिवर जो है हमारी, इसके आसपास के जो लोग थे, इस नदी के पूर्व में, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि पूर्व में कि पश्चिम में। तो इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया है। नेक्स्ट नाम हम पढ़ते हैं भारत। भारत नाम कैसे पड़ा? भारत का नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम दिशा में, सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम दिशा में जो लोग रहते थे उनको भारत कहा गया है, और उसके पूर्व में जो रहते थे उनको इंडियन कहा गया है उस समय, प्राचीन समय में। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व कृति जो है ऋग्वेद जो है सबसे पुरानी कृति मानी जाती है। इसमें भी भरत कबीले का उल्लेख मिलता है। अब है जो पांडुलिपियां हैं, ये किस चीज की बनी होती थी? ताड़ पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का एक पृष्ठ दिखा रखा है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले की है। किताब बनाने के लिए ताड़ जो है ये हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाले पेड़ हैं। ताड़ के पत्ते होते हैं, और एक दूसरा होता है पेड़ जिसको कि भुर्ज कहते हैं। भुर्ज की पेड़ की जो छाल होती है उन पर लिखा जाता था, उनको हम पांडुलिपियां कहते थे। अब अतीत के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकें।
इन पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा जाता है। पांडु का मतलब हाथ होता है, तो हाथ से लिखी हुई बुक को हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा के मैन्यू का मतलब होता है हाथ और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है हाथ से लिखना, या हिंदी में कहें पांडुलिपि। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ वृक्ष के पत्तों पर और भ्रुज नाम पेड़ की छाल पर जो है बनाए लिखी जाती थी, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? हमारे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक पांडुलिपि की फोटो आपको दिखा रखी है। नेक्स्ट है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां क्योंकि पत्तों की बनी थी ना, तो बहुत सी पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है, या फिर कुछ खत्म हो गई, क्योंकि पत्ते तो क्या है, सूख के कुछ दिन बाद नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी पांडुलिपियां या तो कीड़ों ने खा ली हैं या फिर वो वैसे ही नष्ट हो गई हैं। फिर भी आज भी हमारे पास बहुत सारी पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्राय। प्राय का मतलब है कि ज्यादातर पांडुलिपियां हमें मंदिर और विहारों से प्राप्त हुई है, पर ऐसा नहीं कि हर एक पांडुलिपि हमें मंदिरों से ही मिली और कहीं से मिली भी नहीं है। और क्वेश्चन इसी तरीके से पुट अप किया जाता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं या व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि के बारे में चर्चा मिलती है। इन पुस्तकों में धर्म कर्म के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय लोगों के क्या क्या रीति रिवाज थे, राजा महाराजाओं का जीवन कैसा होता था, कोई दवाइयों के बारे में या विज्ञान के बारे में चर्चा मिलती है। प्राचीन कालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, यहाँ तक हमें कभी भी आम आदमी के जीवन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य कौन से हैं? हमारे रामायण और महाभारत। बहुत सारे महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी मिले हैं। इन्हें ज्यादातर, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, तो संस्कृत में ही लिखे हुए मिलते हैं, जबकि कुछ जो है वो प्राकृत और तमिल भाषा में भी मिलते हैं। प्राकृतिक भाषा उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे अभिलेख, अब क्वेश्चन है कि अभिलेख क्या होता है? हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी किसी कठोर चीज पर अगर कोई चीज लिखी गई है तो उसको हम अभिलेख कहते हैं। मान लो किसी पत्थर पर लिखा हुआ है या किसी धातु पर लिखा हुआ है या किसी भी ऐसी चीज पर जो कठोर होती है उस पर अगर कोई चीज लिखी होती है तो उसको हम अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवा देते थे ताकि लोग जो है इनको पढ़ें, इनको देखें। रूल रेगुलेशन जो होते थे, कानून, उनको लिखवा दिया जाता था जगह जगह पत्थरों पे, ताकि लोग इनको पढ़ सके और इनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिनमें राजा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण करवाया है। जैसे मान लो किसी ने मंदिर बनाया है तो उसने लिख दिया कि ये मंदिर इस अमुक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। और या फिर उदाहरण के लिए जैसे मान लो प्राय राजा अपनी लड़ाइयों को, अपनी जहां विजय प्राप्त करते थे उन सबको लिखवाते थे। अब यहाँ पे जो फोटो दी गई है, ये फोटो तो कभी पूछी नहीं जाएगी, फोटो को देखकर कोई क्या पहचानेगा कि क्या है। जो यहाँ पे जो ये चीज है ये इंपॉर्टेंट है कि आज से लगभग 2250 वर्ष पहले ये जो अभिलेख है ये वर्तमान अफगानिस्तान से मिला है। अफगानिस्तान के कंधार से एक अभिलेख मिला है जो कि किसका है? सम्राट अशोक का है। इस पर शासक ने जो है अपने आदेश उत्कीर्ण करवा रखे हैं। इस शासक के विषय में हम कक्षा 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि क्या होता है? भाषा के लिखने के तरीकों को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले, अब ये जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि ये जो अभिलेख मिला है अफगानिस्तान से, हमें इसमें से क्या ध्यान रखना कि आज से 2250 साल पहले का एक अभिलेख मिला है हमें अफगानिस्तान के कंधार से, और जो कौन सी भाषा में, कौन सी लिपि में लिखा गया है? यूनानी और अरामेइक नामक भाषा और लिपियों में लिखा गया है। और ये किसका है? सम्राट अशोक का है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लिखे लेख लिखवाने के लाभ क्या हैं? जैसे हमने पांडुलिपि में पढ़ा ना कि पांडुलिपियां जो है वो पत्तों पर लिखी जाती थी, या तो उनको कीड़े खा जाते थे या वो नष्ट हो जाती थी। अभिलेख के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अभिलेख आज भी जो के त्यों बने हुए हैं, क्योंकि वो पत्थर पर लिखे गए हैं। तो अभिलेख जो है वो फटते नहीं है, उनको कीड़े नहीं खा सकते, वो नष्ट नहीं होते हैं।
लेकिन क्या ऐसा करवाने में कोई कठिनाई आई होगी? बिल्कुल आई होगी। पांडुलिपि पर जो होता है, पत्तों पर लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन पत्थर को काट काट कर उस पर लिखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत के बारे में और प्रयोग में लाई जाती थी। वो कौन कौन सी है? ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद कौन होता है? जो पुरानी चीजों का अध्ययन करता है उसको हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, कोई पुराना चित्र, पुरानी मूर्ति आदि का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों या सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं और जमीन से ऐसी चीजों को ढूंढ कर निकालते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी मिट्टी की या कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर या जल्दी नष्ट नहीं होते, वही हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं। जो चीजें नष्ट हो जाती हैं जमीन के अंदर दबने से, वो चीजें हम उनके अवशेष बाकी नहीं रहते हैं। यहाँ पे जैसे आपको ये फोटो दी गई है, इसमें इधर वाली जो फोटो है एक प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र, एक बर्तन की फोटो है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग आज से 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी के आसपास जब लोग रहते थे। और नेक्स्ट जो है दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, ये वाला, इसको आहत सिक्के कहा जाता है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में से यह सिक्का कैसे भिन्न है? आज के जो कॉइन्स हैं उनसे आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है। पुराने समय में सोने चांदी के सिक्के यूज किए जाते थे, आजकल हम लोहे के, स्टील के सिक्के यूज करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे ही डिजाइन बना हुआ, जो 2500 साल पुराने जो सिक्के थे उनको कूट पीट कर ऐसे ही कोई डिजाइन बना दिया जाता था, इसलिए उनको आहत सिक्के कहा जाता था। नेक्स्ट है पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं ताकि ये पता चल सके कि लोग क्या क्या खाते थे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से ही बचते हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं वो मिट्टी में गलकर खाद बन जाती है, लेकिन अगर किसी पेड़ पौधे के बीज को जला दिया जाता है या जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो जल जाते हैं तो उनके अवशेष हमेशा ही बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे? हाँ, मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए हम इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। स्रोत को इंग्लिश में सोर्स कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद में डिफरेंस है। इतिहासकार वो होता है जो अतीत का अध्ययन करता है, जबकि पुरातत्वविद वो होता है जो पुरानी चीजें खोद के निकालते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग करके सुराग के रूप में हमारे अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा अतीत एक है या अनेक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। मतलब जैसे कोई पशुपालक है उसके लिए अलग है, कृषक जीवन अलग होता, राजा रानियों का जीवन अलग होता था, व्यापारियों का जीवन और भी अलग होता था, सबका जीवन अलग अलग होता था। तो सबका एक अपना अतीत है। तो अतीत क्या है? एक वचन नहीं है, अतीत बहुत बहुत सारे हैं, इसलिए अतीत जो है हमारे अतीत है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। आज भी हमारे देश में ऐसा है। बहुत ही डिफरेंट तरह के जो है भाषा, रीति रिवाज और कस्टम्स हमारे देश में है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके, फल फूल संग्रह करके प्राप्त करते हैं। आज भी जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ के लोगों का लगभग 50% जीवन वैसा ही है जैसा पुराने समय में लोगों का होता था। इसके विपरीत जो लोग शहरों में रहते हैं वहाँ पे जो है खाने पीने के लिए अन्य चीजों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी होते थे।
इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद यह है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो राजा महाराजा होते थे ज्यादातर उन्हीं के बारे में लिखा जाता था, हमें उन्हीं के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि वो अपने साथ में एक लेखक रखते थे और अपने बारे में लिखवाते रहते थे, जबकि आम जनता उस समय पढ़ना लिखना जानती नहीं थी। यही कारण की है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में तो काफी कुछ जानते हैं, जबकि जो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक थे, ये वो आम आदमी जो थे वो अपने लिए कुछ भी लिखते नहीं थे, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। राजा महाराजाओं का जीवन तो हम पुस्तकों से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है उसके बारे में हम कैसे जानते हैं? पुरानी जो वस्तुएं जमीन से खोद कर निकाली हैं उनके अकॉर्डिंग इतिहास की रचना करते हैं इतिहासकार और पुरातत्वविद। नेक्स्ट है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इस तरह से आप बता दोगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक जो ईसा मसीह थे, जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की थी, उनकी जन्म तिथि से हम न्यू जो है इरा का हम स्टार्टिंग मानते हैं, जो कि आज से कितने साल पहले हुआ था? 2000 साल पहले हुआ था आज से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियों को हम ईपू से दर्शाते हैं, मतलब ईसा पूर्व, और जिस साल उनका जन्म हुआ था उसके बाद को हम ई लिखते हैं, ईसवी। नेक्स्ट है चैप्टर का लास्ट पेज, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ही क्वेश्चन जो है बनते हैं। जैसे मान लो बीसी का मतलब क्या है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, जिसको हम ईपू कहते हैं, ईसा पूर्व। या फिर एडी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी इसको हिंदी में ई भी लिखते हैं, यानी कि ईसवी। ठीक है, इस ईसवी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। ये सारे ही शब्द लैटिन भाषा के हैं, और कभी कभी एडी की जगह हम सीई या बीसी की जगह हम बीसीई का भी प्रयोग करते हैं। तो सीई का मतलब है कॉमन एरा और बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहें या बिफोर कॉमन एरा कहें एक ही बात है, और एनो डोमिनी कहें या कॉमन एरा कहें एक ही बात है। तो सीई अक्षरों का अर्थ है कॉमन एरा और बीसी का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा। तो ये भी शब्द हम प्रयोग में ला सकते हैं, बस आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए। कभी कभी हम अंग्रेजी का जो अक्षर है बीपी, बीपी का भी प्रयोग करते हैं। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। नेक्स्ट है अभिलेख कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, ये हमने पढ़ लिया है। इसमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे, क्योंकि अभिलेख तो नष्ट होते नहीं है। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व का भी कोई अभिलेख होगा तो वो भी हमें जो का त्यों मिलेगा। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है, कोई ना कोई भाषा तो लिखी जाएगी, चाहे वो कोई भी भाषा हो सकती है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। जैसे प्राचीन समय की भाषा थी वैसे आज की भाषा नहीं है। विद्वान यह कैसे जान सकते हैं कि क्या लिखा था? एक अज्ञात लिपि का अर्थ लिखने की एक प्रक्रिया द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। जैसे आप इस फोटो को देख सकते हैं। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी देश है। उत्तर अफ्रीका में एक देश है मिस्र। मिस्र में यहाँ आज से लगभग 5000 साल पहले राजा रानी रहते थे। आज से लगभग 5000 साल पहले लगभग हर जगह राजा रानी ही होते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लैंग्वेज लिखी हुई है। तो वहाँ के जो इतिहासकार हैं उन्होंने इन अक्षरों को पढ़ने के बाद इनके कुछ मीनिंग निकाले और फिर किस तरीके से भाषा को पढ़ने की कोशिश की है। मिस्र जो है यहाँ पे इसके उत्तरी तट पर एक कस्बा मिला है जिसका नाम है रोसेट्टा। यहाँ से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है, मतलब एक डेकोरेट किया हुआ पत्थर मिला है, जिस पर 3 भाषाओं में यूनानी और मिस्री दो मिस्री लिपि और एक यूनानी भाषा में जो है यहाँ पे इस पत्थर पर लिखा हुआ है। विद्वान यूनानी भाषा तो पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में लिखे हैं, जिसको कि क्या कहते हैं? कारतूस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि राजा रानी के जो फ्रेम होता था उसको क्या कहते हैं? कारतूस कहते हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को दोनों को अलग अलग करके जो है
पढ़ने की कोशिश की तो फिर दोनों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की और वो उस चीज़ को पढ़ पाए। जैसे कि इसमें दे रखा है एक शेर का चित्र, उसको ए अक्षर से दिखाया है, चिड़िया का चित्र, इस तरीके से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मिस्र में रोसेटा नाम का एक कस्बा है, वहां से एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों, यूनानी और मिस्री लिपि जो है इस भाषा में वो लिखा हुआ है। चैप्टर ये फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जो है डेली यहाँ से जीके के बारे में या एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में अपडेट ले सकें। थैंक यू।